रमेश और उसके परिवार को गांव से निकालो। बहुत हो गया, अब हम इन्हें गांव में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इन धोखेबाजों के परिवार को गांव में नहीं रहना चाहिए। आप सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम भी तो इस गांव के वासी हैं। हम पर दया कीजिए, हमें गांव से मत निकालिए। तेरे पिता ने जो वर्षों पहले हम गांव वालों के साथ धोखाधड़ी की, वो हम आज तक भुला नहीं पाए हैं। इतने वर्षों तक दया करके ही तो तुम लोगों को झेला है हमने। अब बस बहुत हुआ। सभी रमेश के ऊपर भड़के हुए रहते हैं। तभी वहाँ उसका पड़ोसी मोहनलाल आता है। रमेश कहीं नहीं जाएगा, अपने परिवार के साथ यही इसी गांव में रहेगा। पर मोहनलाल जी, इसके पिता के कारण गांव की उन्नति रुकी थी। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब जाओ यहाँ से। इतना बोलकर मोहनलाल रमेश को उसके घर के भीतर लेकर जाता है। रमेश, तुम ठीक तो हो ना? मोहनलाल जी, आखिर कब तक हमें अपने माथे पर गद्दारी का कलंक लगाकर घूमना होगा? और कितने वर्षों तक लोग हमें ताने मारते रहेंगे? बेटा, तेरे पिता तो गलत करके चले गए, पीछे हमें छोड़ गए बदनामी सहने। अब यही हमारी किस्मत है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे रहते आप लोगों को कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। शुक्रिया मोहनलाल जी, एक आपका ही तो सहारा है। आपके कारण ही हम अब तक गांव में टिके हुए हैं, नहीं तो यह गांव वासी हमें कब का निकाल बाहर फेंकते। मैं तो बस अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा हूँ। जो तुम्हारे पिता ने किया उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, फिर तुम्हें सजा क्यों मिले? आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हैं, हम आपके आभारी हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रमेश, तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। कोई परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना। इतना बोलकर मोहनलाल वहाँ से चला जाता है। रात होती है। रमेश अपने कमरे में बैठा होता है। तभी अचानक छत टपकने लगती है। ये क्या कुंती, बारिश शुरू होते ही छत भी टपकने लगी। ऐसे तो छत और दीवारें कमजोर हो जाएंगी। ये तो अब रोज का हो गया है जी। आपने तो अभी छत का टपकना देखा? हम तो पिछले 2 रातों से यह परेशानी झेल रहे हैं। आप तो काम के चक्कर में रात रात भर घर नहीं आते थे। अरे भाग्यवान, तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं पैसों का जुगाड़ करता, कम से कम छत की मरम्मत तो करा ही लेता। 2 वक्त की रोटी का तो सही से इंतजाम हो नहीं पाता है। हम छत की मरम्मत कहाँ से कराएंगे? आपकी मजदूरी से घर चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं ढंग का काम ढूंढता रहता हूँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। हालत तो बद से भी बदतर हो रहे हैं। पता नहीं भगवान हमें इतनी मुसीबतें क्यों दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी ने ऐसा क्या किया था कि पूरा गांव हमसे आज तक नाराज है? पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वर्षों पहले पिताजी ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से गांव वाले हमें दोषी मानते हैं। मुझे लगता है कि हम जो सोच रहे हैं और हमें जो दिख रहा है, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। शायद जो दिख रहा है वह सच ना हो। पता नहीं, मैं माँ से बार बार पूछता हूँ पर वह कभी पूरा सच बताती ही नहीं। इसके बाद वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही रमेश मजदूरी करने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में ये देखो, इस बेशर्म को तो शर्म ही नहीं है, अभी भी हमारे गांव में पड़ा हुआ है। आप सब मुझे बार बार ताना मारना बंद कीजिए। मैं थक चुका हूँ रोज रोज ऐसी परिस्थितियाँ झेल कर। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है। जैसी तेरे पिता की करतूतें थीं, तुझे खुशी से जीने की नहीं बल्कि गुलामी करने की सजा मिलनी चाहिए है। मोहनलाल जी की वजह से तू बचा हुआ है। ये सुनकर रमेश चेहरे पे उदासी ले वहां से चला जाता है। शाम होती है। रमेश अपने घर वापस जाता है। बेटा, तू आ गया। आज तो तू देरी से आने वाला था ना? माँ, गांव वालों ने मिलकर मेरे मालिक को भड़का दिया। उन्होंने भी बाकियों की तरह मुझे काम से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे?
घर की मरम्मत, हर महीने का राशन, ऊपरी खर्चा, यह सब कैसे संभालेंगे? माँ जी की दवाइयाँ भी खत्म होने चली हैं। माँ, पिताजी ने ऐसा क्या कर दिया था कि हमें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? बेटा, तेरे पिता गांव वालों की जमा पूंजी लेकर भाग गए थे। उस वक्त गरीबों ने बहुत मुश्किल झेली थी, बस उसी का फल हमें आज मिल रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ससुर जी ऐसा कर सकते हैं। हम पूरा सच जाने बगैर किसी के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगा सकते हैं। सच तो यही है बहू, मैंने खुद उन्हें पैसे लेकर भागते हुए देखा था। उस दिन के बाद से वह दोबारा कभी घर नहीं आए। फिर कुछ महीनों में उनके गुजर जाने की खबर आई। दिन गुजरते गए, रमेश के घर की हालत खराब होती गई। बारिश का बहाव तेज था। एक दिन रमेश दहलीज पे उदास बैठा बारिश देख रहा आता। तभी कुंती उसके पास खिचड़ी लेकर आती है। आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, लीजिए ये खिचड़ी खा लीजिए। ऐसा भाग्य पाकर किसे भूख लगेगी? ले जाओ, मुझे नहीं खाना। कब तक ऐसे उदास बैठे रहिएगा? आपको टूटते देख मैं भी बिखर रही हूँ। अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कीजिए। अच्छा, रोना बंद करो। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, दो मैं खा लेता हूँ। इतना बोलकर रमेश खिचड़ी खाने लगता है। अरे वाह, खिचड़ी तो बहुत लजीज है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसमें जादू किया हो। यह खिचड़ी मुझे मेरी माँ ने बनानी सिखाई थी। घर में बस चावल ही पड़े थे तो इसीलिए मैंने खिचड़ी बना दी। तुमने आज से पहले कभी यह खिचड़ी क्यों नहीं बनाई? पता है, इसका स्वाद तो जुबान से जा ही नहीं रहा। मैं क्या कह रही हूँ जी, क्यों ना हम खिचड़ी बनाकर बेचना शुरू करें। आपको खिचड़ी इतनी पसंद आई, क्या पता लोगों को भी पसंद आ जाए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह लोग तुम्हें भी ताने मारे, तुम्हें भी उन सभी चीजों का सामना करना पड़े जिससे मैं डरता हूँ। आप मुझ पर एक बार भरोसा तो करके देखिए। ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर सब सही रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें अपनी यह जिद छोड़नी होगी। मुझे मंजूर है। इसके बाद कुंती रसोई में जाकर बाकी बचे चावल की और खिचड़ी बना देती है। कुछ घंटों बाद खिचड़ी बनते ही कुंती बाजार बेचने चली जाती है। गर्मा गर्म खिचड़ी खा लो। ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी आप आज तक नहीं खाए होंगे। क्यों भाई, तुम्हारी खिचड़ी में शाही स्वाद छिपा है क्या? जैसा ससुर वैसी बहू। पहले ससुर ने पूरे गांव को चूना लगाया, अब बहू चूना लगाने आ गई। मैं चूना लगाने नहीं, खिचड़ी बेचने आई हूँ। आप लोगों को नहीं खाना तो आगे जा सकते हैं, यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। लगता है पति ने पूरी तरह से सिखा कर भेजा है, तभी तो जुबान कैंची की तरह चल रही है। हटो हटो, ग्राहकों को आने दो। मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम लोगों की बकवास सुन सकूं। यह सुनते ही दोनों शर्म के मारे वहां से चले जाते हैं। तभी कुंती के पास एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़ों में आता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे एक प्लेट खिचड़ी खिला सकती हो? माफ करना, मैं बिना पैसों के खाना मांगने आ गया। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी कोई खरीदने वाला नहीं है, आप ही खा लीजिए। इसके बाद वो बूढ़ा खिचड़ी खाकर फौरन वहां से भाग जाता है। रात होती है, कुंती घर जाती है। क्या हुआ बहू, कुछ कमाई हुई कि नहीं? अभी तक तो नहीं, पर मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी हमें सफलता मिलेगी। रमेश जी ने बस 1 हफ्ते का ही समय दिया है, देखो क्या होता है। यह सुनकर कुंती उदास होकर अपने कमरे में जाती है। कुछ देर बाद सभी खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। तभी कुंती को बाहर से आवाज आती है और वो बाहर निकल जाती है। इतनी रात गए, यह कैसी आवाजें आ रही थी? ऐसा लगा जैसे किसी ने घर का दरवाजा जोर जोर से पिटा हो। इतने में कुंती की नजर माँ के ऊपर पड़ती है। माँ छुपते छुपाते जंगल की ओर जा रही थी। माँ जी रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? इतनी रात गए जंगल में जाना सही नहीं है। कुंती माँ के पीछे पीछे आवाज लगाती हुई जाती है। माँ नहीं सुन पाती और जंगल के भीतर चलती ही जाती है।
कुछ दूर चलकर वो एक अनजान व्यक्ति से मिलती है, जिसने अपना चेहरा चादर से ढका हुआ था। कुंती छुपकर उन्हें देखती है। तुम्हें मैंने कहा था ना, ऐसा दरवाजा पीटकर मुझे मत बुलाया करो। कोई और उठ जाता तो मुसीबत आ जाती। जिस राज को हम इतने वर्षों से छुपा रहे हैं, उसका क्या होता? हमें हमारी मंजिल के लिए और कितना रुकना होगा। मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। धैर्य तो रखना होगा ना। जब तक रमेश का भरोसा मैं पूरी तरह से न जीत लूं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हें जो करना है जल्दी करो। मैं इस छुपन छुपाई के खेल से थक चुका हूं। थोड़ा और सब्र करो। अब बाजी हमारे ही हाथ में है। अब तुम जाओ, यहाँ से कहीं कोई हमें साथ न देख ले। इतना बोलकर कुंती घर चली जाती है। अगली सुबह होते ही कुंती माँ के पास आती है। माँ जी, कल रात आप कहीं गई थी क्या? मैं नहीं तो। मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। रात बिरात मैं कहाँ जाऊंगी बहू? लगता है मुझे कुछ भ्रम हुआ होगा। मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। नहीं, तुम्हें भ्रम ही हुआ होगा। माँ जी जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। पता तो लगाना होगा, आखिर वो व्यक्ति कौन था। माँ इतनी रात गए उससे मिलने क्यों गई थी? क्या सोच रही हो बहू? आज खिचड़ी बेचने नहीं जाओगी क्या? हाँ, बस जा ही रही हूँ। रमेश जी भी मजदूरी का काम ढूंढने गए हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं शाम तक लौट आऊंगी। इतना बोलकर कुंती बाजार चली जाती है। इस बार उसकी खिचड़ी की सुगंध लोगों को आकर्षित कर रही थी। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मुझे भी खिचड़ी दो। खिचड़ी की सुगंध बुरे बाजार में फैल रही है। अब तो मैं भी खाऊंगी। इसके बाद दोनों खिचड़ी खाने लगते हैं। तुमने अपनी खिचड़ी में क्या डाला है? आम खिचड़ी से बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद आ रहा है। कुछ नहीं, बस घर में पीसे मसालों का कमाल है। अब से मैं तुम्हारी ये मसाला खिचड़ी खाने रोज आऊंगा। बिल्कुल, जुबान और पेट दोनों ही खुश हो गए आज तो। कुंती को कुछ पैसे मिलते हैं। उस दिन बाजार में उसकी सारी मसाला खिचड़ी बिक जाती है। वो खुश होकर घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे बूढ़ा व्यक्ति फिर से दिखता है। अरे बाबा, आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं? घर जाइए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मेरा कोई घर नहीं है बेटी। मैं तो एक भिखारी हूँ। इधर उधर भटकता रहता हूँ। फुटपाथ पे ही अपना बसेरा कर लेता हूँ। आप इस गांव के तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, मैं किसी की तलाश में यहाँ आ गया, पर लगता है मेरी तलाश यहाँ भी अधूरी रह जाएगी। बाबा, यह लीजिए, आज मैंने मसाला खिचड़ी बनाई थी। थोड़ी खिचड़ी बच गई, आप खा लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। एक बूढ़े भिखारी की तुम बहुत सहायता कर रही हो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर कुंती उन बाबा को खिचड़ी देकर घर चली जाती है। दिन बीतते हैं। हफ्ता खत्म होने में बस 2 दिन बाकी रह गए थे। कुंती खुश होकर रसोई में खिचड़ी बना रही थी। तभी रमेश वहां आता है। कुंती, बाजार में बड़ी तारीफ हो रही है तुम्हारी मसाला खिचड़ी की। अब लोग मुझे देखकर ताने नहीं मारते, बल्कि तारीफ करते हैं। भगवान पे भरोसा रखने से पहाड़ जैसी मुसीबत भी छोटी हो जाती है। लाओ, मुझे भी जरा अपनी मसाला खिचड़ी खिलाओ। कुंती रमेश को खिचड़ी देती है। बाप रे बाप, इस खिचड़ी में कितना नमक है। नमक? पर मैंने तो हिसाब से ही डाला था। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। अच्छा हुआ ना, पहले पता चल गया। बाजार में बेचने जाती तो लोग कितना सुनाते। इतनी सारी मसाला खिचड़ी बर्बाद हो गई। अब तो आज मैं बाजार भी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी आज कल तुम बड़ी मेहनत कर रही हो। आज आराम कर लो। अच्छा, अब मैं मजदूरी करने जाता हूँ। इतना बोलकर रमेश काम करने चला जाता है और कुंती अपने कमरे में आराम करने लगती है। दोपहर का वक्त था। कुंती कमरे में सोई हुई थी। तभी माँ उस अनजान व्यक्ति को घर के बाहर मिलने बुलाती है। 2 दिन में रमेश का दिया गया समय खत्म हो जाएगा। फिर उसकी सारी उम्मीद टूटेगी और मैं इस बात का फायदा उठा लूंगी। पर कुंती का काम तो अच्छा चल रहा है। वो अब कुंती को थोड़ी रोकेगा। पहले मुझे लगा कि कुंती की मसाला खिचड़ी कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं उसकी सारी खिचड़ी खराब कर दूंगी। जैसे तुमने आज नमक ज्यादा मिलाकर सब खराब किया।
वैसे ही कुछ ना कुछ करती रहना, वरना इनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और हम रास्ते पर आ जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं। कुंती घर के अंदर छुपकर दोनों की सारी बातें सुन लेती है। रात होती है। कुंती रमेश के इंतजार में दहलीज पे बैठी होती है। रमेश, जल्दी घर आओ, मुझे तुम्हें सारी बात बतानी है। माँ हमारा भला नहीं चाहती है, पर एक माँ अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकती है। बूढ़ा भिखारी उसी वक्त कुंती के सामने आता है। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? बाबा, आप यहाँ? मैं ये गांव छोड़कर जा रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हें रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बाबा, मेरे मन में भूचाल उठ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। कुंती धीरे धीरे करके बूढ़े बाबा को सारी बात बताती है। बेटी, कहीं तुम्हारे पति का नाम रमेश तो नहीं? हाँ, आप उन्हें जानते हैं क्या? बेटी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। रमेश मेरा बेटा है। यह क्या कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। वो रमेश की सगी माँ नहीं, बल्कि सौतेली माँ है। मैं एक खानदानी व्यक्ति था। मेरे धन के लिए उसने मुझसे शादी की, फिर मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर गांव से निकलवा दिया। चलिए, हम रमेश को ये बात बताते हैं। रमेश के अंदर उस औरत ने मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि वो मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम रमेश के सामने मिलकर सच लाएंगे। आप तब तक किराए के घर में रुकिए, मैं ठहरने का इंतजाम कर दूंगी। कुंती और पिता मिलकर सच सामने लाने का ठान लेते हैं। अगली सुबह कुंती किराए के घर में पिता के ठहरने का बंदोबस्त कर देती है। रमेश, आपके पिता गलत नहीं थे, उन्हें फंसाया गया था। उस इंसान का नाम भी मत लो मेरे सामने। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं से है। यह तो मेरी बात समझ ही नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? बच्चों, क्या बातें हो रही हैं मेरे बिना? माँ, मैंने तय कर लिया है, हम अपना सब कुछ बेचकर दूसरे गांव रहने चले जाएंगे। हाँ बेटा, वैसे भी हमारा यहाँ कुछ नहीं रखा। नहीं, अगर ऐसा हो गया तो रमेश अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे आज रात ही सच सामने लाना होगा। रात होती है, सभी सोए रहते हैं। तभी कुंती रमेश को उठाती है। रमेश, उठिए। देखिए माँ अभी इस वक्त बाहर गई है। इतनी रात गए, माँ बाहर क्यों जाएंगी? खुद चलकर देख लो। बारिश कम होती है। दोनों माँ के पीछे पीछे जंगल जाते हैं। माँ को अनजान व्यक्ति के साथ देखकर रमेश पूछता है, माँ, यह कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? रमेश के पिता भी वहाँ आते हैं। बताओ, चुप क्यों हो? आप जिंदा हैं? तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर मुझे निपटाने की तो पूरी कोशिश की थी, पर संजोग से मैं बच निकला। भाई बहन? इतने में वो अनजान व्यक्ति अपनी चादर हटाता है। मोहनलाल जी, आप? माँ, यह सब हो क्या रहा है? हाँ, ये सच है। मैंने तेरे पिता से पैसों के लिए शादी की थी। मोहनलाल मेरा भाई है। हम दोनों ने मिलकर तेरे पिता और गांव वालों का सारा पैसा चुरा लिया था। पर बदकिस्मती से तेरे पिता ने हमें पकड़ लिया और सभी पैसे जवाहरात बचाने के लिए ले भागा। इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर सबकी नजरों में मेरे पिता को गद्दार साबित कर दिया। तेरे पिता ने सब कुछ घर के अंदर दफना दिया था, इसलिए मैं इतने सालों तक तुम दोनों के साथ अच्छे से पेश आ रही थी। रमेश, तेरे सारे काम मैं बिगाड़ रहा था ताकि तू गांव छोड़कर चला जाए और मैं शांति से खजाना निकाल सकूं। दोनों भाई बहन ने मिलकर षड्यंत्र तो खूब रचा, पर अफसोस आखिर में पकड़े गए। अब दोनों जेल जाओगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। जाने दो, अपनी पत्नी को जेल भेजो। ये तो तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें धोखा दे रही थी। भैया, मैंने तुम्हारे कहने पर यह सब किया। लालच में आकर अपने परिवार को झोंक दिया और तुम मुझे ही अकेला छोड़ रहे हो। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अगली सुबह होते ही सबको सच पता चलता है और मोहनलाल को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है।
पिताजी, आपने सारा खजाना घर में ही गाड़ दिया था क्या? नहीं बेटा, वो खजाना जंगल में दफनाया हुआ है। मोहनलाल के हाथ न लगे इसलिए मैंने उसे झूठ कहा था। हम कल खजाना निकालकर सबको लौटा देंगे। उसमें आपका भी कितना सारा पैसा होगा ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार वापस मिल गया, इतना ही बहुत है। वो पैसे गरीबों को दे दूंगा। वैसे भी मेरी बहू की खिचड़ी की दुकान बहुत अच्छी चल रही। हाँ, ये तो है। अब हमें कोई कमी नहीं। रमेश को भी अच्छा काम मिल गया है। मुझे माफ करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। मैं अब अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी और आप सभी की खूब सेवा करूंगी। इसकी जरूरत नहीं है माँ। तू बस हमें पहला जैसा ही प्यार करना, इतना काफी है। पर इस बार दिल से स्नेह देना, किसी लालच में आकर नहीं। तो इस तरह मसाला खिचड़ी ने एक बिछड़े पिता को अपने परिवार से मिलाया। कुंती और उसकी सास खिचड़ी की दुकान संभालने लगी और रमेश अपने पिता के साथ कारोबार करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उन्हें बहुत धन लाभ हुआ और साथ ही साथ सभी गांव वालों को उनका खोया हुआ पैसा वापस मिल गया। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।